हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 11 था और हमारा पेपर सेकंड स्टार्ट हो चुका है। पेपर सेकंड का पार्ट ए स्टार्ट हो चुका है। उसका ही आज का टेस्ट नंबर 11 था। तो चलिए जल्दी से हम लोग आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन जो था उनको उत्तर 3 लाइनों में देना था। 3 मार्क का क्वेश्चन थे। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन, दूसरा था हम भारत के लोग, और सी नंबर का था मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के सदस्यों को बताना था कौन कौन है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था वो था 50 शब्दों में लिखना था दूसरे क्वेश्चन को। और इसमें पहला क्वेश्चन था क्या प्रस्तावना संशोधनी है। आर्टिकल 32 व आर्टिकल 226 में अंतर लिखना था। आर्टिकल 32 जो है आर्टिकल 226 में अंतर लिखना था। और इनको 5 से 6 लाइनों में करना था। आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, और हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। इससे ज़्यादा लाइन हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो इतना ही आपको करना था। 50 शब्दों में उसको लिखना है। फिर हम देख लेते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो 200 शब्दों का था, 11 मार्क का क्वेश्चन था। तो भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का समन्वय स्पष्ट करना था। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। तो भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का समन्वय स्पष्ट करो। तो इसको आपको 11 मार्क यानी 2 पेज, ठीक है ना, 200 वर्ड में लिखना था। और इन सारे जो क्वेश्चनों का आंसर आपको, सारे प्रश्नों का आंसर आपको, ठीक है ना, 25 मिनट में करना था। जो लोग 25 मिनट में कर रहे हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और रियलिटी में टेस्ट वही दे रहे हैं जो 25 मिनट में कर रहे हैं। बाकी आप, कुछ लोगों की मजबूरी भी है कि वो नहीं टाइम पे कर पाते। कुछ जॉब प्रोफेशनल भी जुड़े हुए हैं ग्रुप से, तो वो बाद में करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जिनकी मजबूरी नहीं है और वो क्या कहते हैं इसको लेट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप समय पर करिएगा। और फिर भी यदि वो लेट कर रहे हैं तो जब भी बैठिएगा तो 25 मिनट ही लीजिएगा। और आपको टॉपिक पहले से बता दिया जाता है, उनको याद करें आप लोग अच्छे से, और उसके बाद फिर टेस्ट दें। चलिए, तो आज के आंसर क्वेश्चन, आज के आंसर देख लेते हैं हम लोग। आज के आंसर कौन कौन से थे। तो पहला क्वेश्चन था भाई, कैबिनेट मिशन क्या है। सबको पता है कैबिनेट मिशन क्या है, कब आया था। ठीक है, तो देखो पहली लाइन में क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक 3 सदस्यीय राजनीतिक मिशन। ठीक है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक राजनीतिक मिशन। 3 सदस्य हटा दो आप, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा। यदि ये पहली लाइन आपको लग रहा है कि भाई ये लंबी हो रही, तो आप लिख दो यह एक राजनीतिक मिशन था, या फिर आप लिख दो 1946 में आया एक राजनीतिक मिशन। ठीक है ना, मैंने लिखा है देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक 3 सदस्यीय राजनीतिक मिशन। आप चाहो तो लिख दो कि भाई एक राजनीतिक मिशन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक राजनीतिक मिशन। चाहो तो लिख दो 1946 में भेजा गया राजनीतिक मिशन। तो आपको उसको बता दो कि भाई ये था क्या कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था, राजनीतिक मिशन था। फिर उसकी क्या बता दी मैंने, सदस्य बता दी कि पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है ना। फिर उद्देश्य बता दिया भैया इनका, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। तो संविधान सभा का गठन इनका उद्देश्य था। दूसरा अंतरिम सरकार का गठन था उद्देश्य। जब तक देश को आज़ादी नहीं मिली तब तक अंतरिम सरकार को क्या करना था, गठन करना था। तो इनका ये उद्देश्य था। तो इस प्रकार से इसको करना था 3 मार्कर में। तो ये 3 मार्कर का हो गया। ठीक है ना। अब इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहते थे, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकारी कैबिनेट के क्या थे, सदस्य थे। तो इसको कैबिनेट मिशन बोलते थे। ये सब चीज़ें आपको पता है, बस आपको सब शब्दों को बांधना है और छोटा से छोटा करने की कोशिश करनी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। पीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 3 मार्कर में लिखना मुश्किल पड़ जाए। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक 3 सदस्यीय राजनीतिक मिशन, मैंने ये लिखा है। यदि ये आपकी कॉपी में ज़्यादा आता है तो आप लिख दो कि 1946 में भेजा गया एक राजनीतिक मिशन, या ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक राजनीतिक मिशन। फिर देखता हूँ मैं, दूसरे क्वेश्चन थे हम भारत के लोग। दो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रस्तावना में, जो शब्द दिए गए हम भारत के लोग। अब उसको मैं कैसे लिखूँगा, सबसे पहले तो मैं देखो इसको बताता हूँ कि भाई ये है क्या, हम भारत के लोग इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने लिख दिया कि यह प्रस्तावना में वर्णित एक शब्द है। अब देखो इसको मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है मैंने 3, ठीक है ना। 3 पॉइंट में इसको लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि ये 3 पॉइंट में लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि पहला पॉइंट ज़्यादा फिर दूसरा पॉइंट बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं यदि आप अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है ना।
और उसमें बाकायदा उसमें वो है, या फिर आपके पास कभी दो फैक्ट बचते हैं तो भी आप पैराग्राफ फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यह प्रस्तावना में वर्णित एक शब्द है, इस शब्द से भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य का औचित्य सिद्ध होता है, और यह शब्द यह भी प्रमाणित करता है कि संप्रभुता जनता में निहित है। तो इस शब्द से ये पता चलता है, तो मैंने पहले बता दिया कि भाई यह प्रस्तावना में वर्णित एक शब्द है, इस शब्द से भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य होने का औचित्य सिद्ध होता है, यह शब्द यह भी प्रमाणित करता है कि संप्रभुता जनता में निहित है। और ये मेरा खत्म हो गया। तो आप प्रस्तावना को जब पढ़ें तो अच्छे से पढ़ लें। प्रस्तावना कभी बार क्या होती है, शायद लिखने के लिए भी आएगी, प्रस्तावना को लिख दूँ, 6 मार्कर में आई थी, 5 मार्कर में तो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको, और इसके जो जितने भी शब्द हैं सबको याद कर लेना, आपको इनका अर्थ याद कर लेना, ठीक है, लिख सको आप। और प्रस्तावना से जुड़ा कोई भी शब्द आता है कि हम भारत के लोग, या कुछ भी आता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कुछ भी आता है, तो आपको ये जरूर लिख देना वहाँ कि यह प्रस्तावना में वर्णित एक शब्द है। तो देखो एक पॉइंट तो आपको पता ही है कि भाई क्या है, ये प्रस्तावना में वर्णित एक शब्द है। गलत नहीं लिख रहा, सही लिख रहा है हम तो, प्रस्तावना में वर्णित एक शब्द है, इस बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से फिर जो तीसरा है वो था कि भाई अब संविधान सभा में मध्य प्रदेश के सदस्य कौन कौन से थे। तो उस समय देखो सीपी बराड़ क्षेत्र, आपको पता होगा सीपी बराड़ क्षेत्र, ठीक है ना। तो उससे सदस्य देखते हैं हम कौन कौन से थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर कौन थे आपको पता ही होगा, बहुत बड़े एक वो थे, वो वकील थे उस जमाने में, ठीक है ना। डॉक्टर हरि सिंह गौर बहुत बड़े विद्वान थे, वकील थे। तो ये थे अंबिका चरण शुक्ल, इनका भी नाम सुना होगा। सेठ गोविंद दास का नाम भी सुना होगा। सुचिता कृपलानी भी यहीं से थी। पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर लिखा शंकर, और शुक्ल रविशंकर शुक्ल का जो शुक्ल है वो यहाँ पर पहुँच गया। तो ये पूरा एक है रविशंकर शुक्ल। और फिर लास्ट में विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी कहाँ से थी, यहाँ से थी। बहुत और भी बहुत लोग थे, अवधेश प्रताप सिंह भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो आपको देख लेना है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है। और संविधान सभा में महिला सदस्य भी आ सकते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्य भी आपको लिखना पड़ेंगी। अमृता कौर थी, सुचित्रा कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी। तो ये सब भी आपको याद रखना है। एमपी से भी अब इतना भी नहीं पूछेगा कि एमपी से बताओ महिला सदस्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और आती हैं तो आपको अमृता कौर, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब एमपी से थी। तो इस प्रकार से लिख देना आपको। तो ये आपका हो गए 3 मार्क। उसके बाद देखो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि प्रस्ताव में संशोधन है। तो देखो सीधा उत्तर चालू करना था, 5 से 6 लाइन में चालू करना था आपको, 5 से 6 लाइन में लिखना है। अब इसको यार पॉइंट में लिख नहीं पाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें भाषा लिखनी पड़ती है। और दूसरा क्या कहते हैं, अब जैसे ये यहाँ पर लिखा हो, यहाँ से यहाँ तक आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, जब आप इसको अपने कॉपी में लिखोगे तो आपकी 5 से 6 लाइन भर जाएंगी, उससे ज़्यादा ही लगेगा आपको। तो आपको इस प्रकार से करना था ये, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ मैंने किस प्रकार लिखा। तो मैंने लिख दिया कि हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 के अनुसार ठीक है ना, संविधान की प्रस्तावना संशोधनीय है, किंतु मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना। इस परिप्रेक्ष्य में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए, ठीक है। तो क्या सबसे पहले तो उसने सीधा पूछा कि भाई प्रस्तावना संशोधनीय है कि नहीं। तो मैं तो आपको सीधा बता देना कि हाँ संशोधनीय, और आपको वो मामला बता देना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई हाँ संशोधनीय है। उसके पहले भी 2-3 मामले आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं संशोधनीय नहीं है, और भी ये बोलता है। आपको प्रस्तावना से जुड़े सभी मामलों को याद रखना है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रस्तावना से जुड़े विभिन्न न्यायिक निर्णय बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो था 1973 का, उसमें संविधान की प्रस्तावना को संशोधनीय माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और लेकिन ये बोला कि भाई इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किए सकते आप, ठीक है ना। मूलभूत ढांचा आपको पता होगा, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो सभी व्यवस्थाओं का आधार है, उसकी परिभाषा होती है कि कुछ ऐसे उपबंध हैं संविधान में, ये कहीं मूलभूत ढांचा स्पष्ट नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है मूलभूत ढांचे को। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं संविधान में जो अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक हैं या अन्य व्यवस्थाओं का आधार है, जैसे धर्मनिरपेक्ष हो गया, समाजवादी हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कोई वो अलग से में आती कि हाँ ये आधार है, लेकिन इसका डिसाइड कौन करता है, इसको डिसाइड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा मूलभूत ढांचे को डिसाइड, ठीक है ना। तो मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना, ठीक है। अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन भी हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। तो मैंने वो भी बता दिया कि भाई 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। तो इस प्रकार से आपको करना था।
तो ये आपका हो गया क्या, ये केशवानंद भारती बनाम वाला ये पूरा ये प्रस्तावना बता दी कि हाँ संशोधन है। आप इतनी लिख सकते थे वो 5 से 6 लाइन में, आप 8, 10, 12 लाइनों में लिखोगे ज़बरदस्ती, हाँ तो वो नहीं होगा, वहाँ पर नहीं लिख पाओगे ना यार, वहाँ पर नहीं मिलेगा इतना स्पेस ही नहीं मिलेगा वहाँ पर। फिर देखो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22(6) में अंतर बताना था, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर जो लिखा ले, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति की तुलना करो। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्तियों की तुलना कीजिए। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो दोनों में दो बेसिक अंतर है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से अंतर थे, छोटे छोटे लिखने थे। तो यहाँ लिखा था मैंने सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है ना। तो आर्टिकल 32 से क्या पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 226 से क्या पता चलता है, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। और जो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है केवल FR, अब FR लिखा है यहाँ पे, आप लिख लो ऐसा, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स। और जो हाई कोर्ट FR के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो FR की आप लिख लो मूल अधिकार, ऐसा करके और ऐसा कर लो, ऐसा लिख लो छोटा छोटा, समझने वाला समझ जाएगा भाई काय की बात हो रही, मूल अधिकार की बात हो रही, हिंदी में लिख लो FR की जगह। फिर मैंने बता दिया अधिकारिता क्या है इसकी, संपूर्ण देश में अधिकारिता, और उसकी अधिकारिता केवल कहाँ है, राज्य विशेष में अधिकारिता है। तो संपूर्ण देश में भाई इनकी रिट की अधिकारिता है, लेकिन इनकी अधिकारिता राज्य विशेष में है। तो ऐसा है। तो हाई कोर्ट किसी को प्रतिषेध जारी करेगा तो भाई वो समझ रहे ना आप, तो अधीनस्थ न्यायालय वो करेगा, सुप्रीम कोर्ट को तो कर नहीं सकता ना, दूसरे हाई कोर्ट को नहीं कर सकता कि प्रतिषेध जारी कर दे। MP का हाई कोर्ट राजस्थान के हाई कोर्ट को प्रतिषेध जारी कर दे कि भाई तुम जो है तुम्हारा मामला चल रहा है उसको क्या कर दो, निरस्त कर दो, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, वो तो सब बराबर के हैं, उनसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध जारी कर सकता है दोनों को। लेकिन आप सोचो कि MP का हाई कोर्ट बोल दे किससे, राजस्थान हाई कोर्ट से, तुम्हारा जो मामला चल रहा है वो नहीं, तुम उसका उत्प्रेषण कर दो कि तुम हमारे यहाँ भेज दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। उत्प्रेषण प्रतिषेध जो लोग पहली बार सुन रहे हैं ये सब, तो उनको बता दूँ ये सब रिट हैं आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत रिट दी गई है, 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई सुप्रीम कोर्ट को। तो उनकी बात हो रही है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है ना, परमादेश। तो ये सब चीज़ें, इनके इंग्लिश वर्ड भी याद रखना भाई, परमादेश, मैंडेमस, ठीक है ना, ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना, ये अंग्रेजी वर्ड के नाम से भी आ सकते हैं, 3 मार्कर में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब तो क्या कहते हैं जैसे, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। फिर देखते हैं हम लोग और देख लेते हैं अंतर कौन कौन से। तो अधिकारिता बता दी थी संपूर्ण देश में थी, अधिकारिता बता दी थी राज्य विशेष में थी। आर्टिकल 32 स्वयं FR है, मतलब मूल अधिकार है। आर्टिकल 226 FR नहीं। दो आर्टिकल 32 जो है वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है, खुद में एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32, लेकिन जो आर्टिकल 226 है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। संवैधानिक गारंटी है FR के लिए, तो संवैधानिक गारंटी है, आर्टिकल 32 संवैधानिक गारंटी देता है कि हाँ आपका उल्लंघन हुआ, आप सीधे जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन आर्टिकल 226 में संवैधानिक गारंटी नहीं कि आप जा सकते हाई कोर्ट, लेकिन संविधान में लिखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट रक्षक है मूल अधिकारों का। तो इस प्रकार से बात हो रही है। तो ये है अंतिम न्यायालय मूल अधिकारों के लिए भाई सुप्रीम कोर्ट ही है। तो ये आपके होगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में अंतर हो गया। तो इस प्रकार से ये करने थे, छोटे छोटे करने थे, ऐसे पॉइंट बना के करने थे, ऐसी तालिका बना के करनी थी, 5 से 6 लाइनों में इनको करना था। और यदि आप ज़्यादा लाइनों में करते तो आप अपना लॉस करोगे। तो आयोग का भाई मैं सबसे कहूँगा एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लो, देख लो, समझ लो उसमें क्या लिखा है। आपको लगता होगा मैं रोज़ रोज़ यही बोलता हूँ 5 से 6 लाइनों में लिखो, 5 से 6 लाइनों में लिखो। और कोचिंगों में तो एक एक पेज भी लिखा रहे, और कोचिंगों की मैं टेस्ट सीरीज देख रहा हूँ उसमें एक एक पेज लिखा रहे, बच्चों को धोखा दिया जा रहा, ठीक है ना। आदतें डलवाई जा रही हैं, आपको आदत मैं अभी से डलवाऊंगा अपने ऊपर कंट्रोल करने की। आप अपने ऊपर कंट्रोल करो, 5 से 6 लाइनों में लिखो, तब आप अच्छा लिख पाओगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था क्या था, 11 मार्कर था, ठीक है ना भाई, 200 शब्दों में लिखना था। क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का समन्वय स्पष्ट करें। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसको देखिए किस प्रकार से लिखता हूँ मैं। सब लोगों ने, कई लोगों की कॉपी देख रहा था, ठीक ठाक लगा, अच्छा लिखा है। तो अपना संविधान की परिभाषा ही बता दी कुछ लोगों ने, ठीक है। ठीक है, अपना अपना अनुसार करना था। और बड़े क्वेश्चन होते देखो। अब ये अब देखो किस प्रकार से करते हैं हम लोग इसको।
तो कठोर, पहले से मैं बताता हूँ कठोर और लचीले संविधान है क्या। सबसे पहले मैंने शुरुआत की तो मैंने बता दिया कि कठोर संविधान से आता है ऐसे संविधान से जिसके उपबंधों में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात अत्यंत मुश्किल से संशोधन हो पाते हैं। जैसे अमेरिकी संविधान, जो अमेरिकी संविधान है उसमें भैया संशोधन इतना आसान नहीं होता। तो बता दिया मैंने कि ये कठोर संविधान है। फिर मैंने बता दिया कि जबकि लचीले संविधान, मैं लचीले संविधान को बताता हूँ कि लचीले संविधान से आशा है ऐसे संविधान से जिसके उपबंधों में संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान भैया लचीला संविधान है, उन आराम से कर सकते संशोधन उसमें। तो इस प्रकार से अब आती है भारत की बात। तो जो भारत में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों के संविधानों के बीच की अवस्था कठोरता व लचीलेपन के मध्य सामंजस्य को अपनाया गया। ठीक है ना। तो भारत में भाई दोनों को अपनाया गया है, कठोरता भी है लचीलेपन भी है, बीच की अवस्था है। भारतीय संविधान कठोर इसलिए है क्योंकि इसके कुछ उपबंध जो हैं उनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसे विशेष विशेष बहुमत कहते हैं कि मतलब कि भाई 2/3 बहुमत तो चाहिए संसद का, साथ साथ चाहिए आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। तो अब वो देखो कौन कौन से विषय हैं, तो उन विषयों को देख लेते हैं। उनको कुछ विषय बता दिए कि जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वो विषय बता दिए अपन ने। तो आप और भी देख लेना और कौन कौन से विषय हैं। तो देखो मैंने कौन कौन से विषय बता दिए। तो मैं बता, चौथी अनुसूची के विषय जो हैं, सातवीं अनुसूची के विषय बता दिए। आर्टिकल 368 खुद संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 जो है वो स्वयं, इसमें संशोधन करना है तो भाई विशेष विशेष बहुमत की आवश्यकता चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो चौथी अनुसूची क्या बोलती है भाई, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करती है राज्यों व यूटी के, ठीक है ना। और सातवीं अनुसूची क्या बोलती है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा करती है। और आर्टिकल 368 तो स्वयं में है ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना था। फिर हम देखते हैं क्या, फिर भारतीय संविधान क्या है, लचीला है क्योंकि इसके कुछ उपबंधों में संशोधन संसद के सिर्फ साधारण बहुमत से। अभी कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसमें संशोधन साधारण बहुमत से हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 2, 3 बता दिए मैंने, राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों का प्रवेश, साधारण बहुमत से हो जाता है, वो उसको संविधान संशोधन नहीं बोलते, तो उससे हो जाता है। तो पाँचवीं या छठवीं अनुसूची के विषय भी वही। तो पाँचवीं अनुसूची क्या कहती है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण, ठीक है ना, तो की घोषणा, तो ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा। और छठवीं अनुसूची क्या बोलती है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की बात करती है। तो इस प्रकार से है। तो ये हो गई। तो ये कुछ ऐसे उपबंध हैं भाई आसानी से कर देते हैं, समझ। नागरिकता संबंधी उपबंध भी हैं, आसानी से कर देंगे। और भी हैं तो आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा, ये आपका 1.5 पेज में आ चुका है चीज़ें, ये पूरी 1.5 पेज में आ गई हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिखोगे ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा लिखोगे, ये आपका पूरा 2 पेज में, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है इसमें, कंप्यूटर से लिखा हुआ है, नोट्स के पेज में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये है। और आपको पता होगा 5 से 6 वर्ड ही आते हैं एक लाइन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके में क्या हो जाएगा, 2 पेज में पहुँच जाएगा। फैला फैला के थोड़ा लिखना है, इस प्रकार से हमें करना है इन चीज़ों को। और आप इसको अपने कॉपी में लिख के देखें, 2 पेज में आ जाएगा पूरी पूरी तरीके से। फिर लास्ट में हमें क्या लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष शुरुआत करनी है हमें, तो फिर हमें लिखना है भाई, इस प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कठोर व लचीले दोनों प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, ठीक है ना। कठोर व लचीली दोनों प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, जिससे जहां एक और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे की रक्षा होती है, ठीक है। आधारभूत जो ढांचा है उसकी रक्षा होती है। देखो कठोर है और लचीला भी है, तो कुछ चीज़ें लचीली हैं तो कुछ चीज़ें आसानी से हो रही, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही सरकार को। लेकिन कुछ चीज़ें कठोर हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आधारभूत ढांचा, जैसे धर्मनिरपेक्षता आधारभूत ढांचा है। कल के दिन कोई आया बोले कि नहीं इस्लामिक राष्ट्र बनाना इंडिया को, या बोले कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना इंडिया को, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगी, सुप्रीम कोर्ट बोल देगी ये मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। तो धर्मनिरपेक्षता भी क्या हो गया, एक मूलभूत ढांचा हो गया कि भाई धर्मनिरपेक्षता के विरोध नहीं आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर दे। सुप्रीम कोर्ट किसी भी ठीक ना बात को संविधान की बता सकता है कि धर्म की यह मूलभूत ढांचा है, तो बोल देगा। तो इससे जो होता है कि भाई जो आधारभूत ढांचा जो है संविधान का, उसकी रक्षा हो जाती है। फिर वहीं दूसरी ओर संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन करके परिस्थिति के अनुरूप ढालते जा रहे हैं, ठीक है ना। और वहीं दूसरी ओर संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन करके परिस्थिति के अनुरूप ढाल सकते हैं, ठीक है ना। इनमें निरंतरता बनी रहे। सारांशतः यह व्यवस्था भारतीय संविधान को एक सतत और प्रगतिशील संविधान बनाती है।
तो ये हो गया। तो बता दिया कि भाई कठोरता और लचीलेपन के समन्वय से क्या होता है कि यह व्यवस्था भारतीय संविधान को एक सतत और प्रगतिशील संविधान बनाती है। ठीक है, प्रगति भी हो रही, सतत भी है, बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। ठीक है ना, ये आपने निष्कर्ष लिख दिया, इस प्रकार से आपको निष्कर्ष लिखना था, इस प्रकार से आपको ये सब लिखना था। और जब आप लिखोगे तो 2 पेज में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था, बाकी सारे क्वेश्चनों को आपको इस प्रकार से करना था। तो मैं आशा करता हूँ आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।